हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेमरोस पर। मध्य प्रदेश में प्रमुख राजवंश में आज हम शुरू करने वाले हैं गुप्त राजवंश। मध्य प्रदेश के संदर्भ में गुप्त राजवंश इसका भारतीय इतिहास में एक लंबा कालखंड रहा है और एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। तो लेकिन ये जो गुप्त राजवंश है ये हम लोग स्पेशल एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ना सोचे कि ये कम पढ़ा है वो कम पढ़ा है, वो जितना भी पढ़ना है वो भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन जो हिस्ट्री पढ़ेंगे आप उसमें कवर होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये मुख्य रूप से आपके मध्य प्रदेश से संबंधित रहेंगे। तो गुप्त राजवंश है, गुप्त राजवंश के संस्थापक, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि संस्थापक कौन है, तो गुप्त राजवंश के संस्थापक है, इनका नाम है श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्री गुप्त। श्री गुप्त के जाने के बाद उनके बेटे आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण या फिर कहा जाता है प्रतापी शासक, ठीक है। तो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि प्रतापी शासक कौन है, तो प्रतापी शासक है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने क्या किया था, बड़े बड़े क्षेत्र विशेष को जीता था। मतलब कहा जाता है कि आर्यव्रत के 8 राज्यों और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीत लिया था। एक विशाल साम्राज्य की इन्होंने नींव रख दी थी, जिसके कारण एक इतिहासकार है और इतिहासकार का नाम है विसेंट स्मिथ। इतिहासकार का नाम है विसेंट स्मिथ। और विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा है क्या, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है विसेंट स्मिथ ने कहा है। ये समुद्रगुप्त हैं जिन्हें विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन बोल दिया। नेपोलियन कौन है, तो नेपोलियन क्या है, एक फ्रांस के क्रांतिकारी व्यक्ति थे या फिर सेनापति थे, जिन्होंने क्या किया, एक विस्तृत रूप से एक नेतृत्व किया जनता का और बाद में एक प्रशासक के रूप में अपने आप को नियुक्त किया। अब फिर बाद में वो क्रांति पुरुष से लेके आपके क्रांति हंता तक बने। मतलब बाद में उनके बहुत सारे अत्याचार भी जनता के ऊपर होने लग गए थे शुरू। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इतना चीजें ध्यान नहीं रखनी है सिर्फ, क्योंकि वो जो पढ़ना है वो पिछले जो सिलेबस आता था ना वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले आता था फ्रांसीसी क्रांति, तो उसमें मुख्य रूप से नेपोलियन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिर्फ हमने बेसिकली मध्य प्रदेश के हिसाब से देखना है। तो विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। और समुद्रगुप्त का जो संबंध है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कौन सा अभिलेख है, तो एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख। अब प्रयाग किसे कहा जाता है, तो प्रयाग जिसे वर्तमान में हम लोग अभी भी प्रयाग के नाम से ही जानते हैं, लेकिन बीच में इसका नाम क्या हो गया था, इलाहाबाद। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख या इलाहाबाद का संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है यहाँ पर। और पूछता है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा था, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध देखा था, उसका नासिक अभिलेख का संबंध देखा था। और ये आता है प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसे इलाहाबाद लेख के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। और उसके बाद यहाँ पर चीजें ये आई कि इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया, तो मध्य प्रदेश में इनका विस्तृत क्षेत्र बना और इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त ने शकों के सामंत, जो पहले शक राजवंश रहते थे, तो अपने शासन को आसानी से संचालित करने के लिए सामंत वर्ग रखते थे, जो सेना और अन्य टैक्स वगैरह को प्राप्त करके राजा के राजकोषीय खजाने में जमा करने का काम करते थे। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, समुद्रगुप्त ने शकों के सामंत, शकों के सामंत, और शकों के सामंत का नाम है श्रीधर वर्मन। श्रीधर वर्मन। तो श्रीधर वर्मन शकों का सामंत है और श्रीधर वर्मन को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। शकों के सामंत श्रीधर वर्मन को पराजित कर दिया किसने, समुद्रगुप्त ने। और इसी विजय के उपलक्ष्य में, ये जहां पर पराजय हुए थे शक के सामंत, इसके उपलक्ष्य में कहां पर, एरण कहां पर है, सागर में है। तो एरण सागर में एक स्मारक का निर्माण करवाया, स्मारक का निर्माण। अब चीजें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि एरण का नाम आता है तो सब बुझ जाते हैं कि भानुगुप्त। अरे हाँ भैया, भानुगुप्त का सती प्रथा का लेख है वो मिलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से डीपली में थोड़ा चेंज करते हुए पूछ लिया जाता है कि एरण में
एरड़ सागर में एक स्तंभ का निर्माण जो करवाया था, एक स्मारक का निर्माण करवाया था, तो वो किसने करवाया था? तो जाके भानुगुप्त या बुद्धगुप्त नहीं लगाना है, वहां पे आंसर बन जाएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि ये विजय उपलक्ष्य में एरड़ सागर में इन्होंने स्मारक का निर्माण करवाया था। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन और बनते हैं इसमें कि यहां पर उदयगिरी गुफा, ठीक है, उदयगिरी की गुफा कहां पर है? तो ये थोड़ा सा देख ले, बाकी हम लोग जब गुफा समूह पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विभिन्न गुफा, उसमें हम डिटेल से हर चीजों को कवर करेंगे। तो उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा किस काल से संबंधित है? तो यहां से क्वेश्चन बनेगा गुप्त वंश संबंधित है या गुप्त काल से संबंधित है। उदयगिरी की गुफा गुप्त काल या गुप्त वंश से संबंधित है। और ये उदयगिरी की गुफा कहां पर है? तो उदयगिरी की गुफा कहां पर है? विदिशा में। ये दो मात्राएं याद रखना है, गिरी के ऊपर दो उल्टी मात्राएं हैं और यहीं पर विदिशा के ऊपर भी दो उल्टी मतलब छोटी की मात्राएं हैं। तो उदयगिरी की गुफा कहां पर है? विदिशा में। उसका संबंध किससे है? विदिशा से। अब उसके बाद समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के जो पुत्र हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध राजा हुए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो सबसे अधिक फेमस हुए थे, ठीक है, भारत के इतिहास में बहुत सारे विक्रमादित्य लगभग 14 के आसपास बताए जाते हैं। उसमें जो फेमस विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इन्हीं विक्रमादित्य को क्या कहा जाता था? इन्हीं चंद्रगुप्त को कहा जाता था उज्जैन, ठीक है, उज्जैन मतलब अवंती। अवंती और क्या? अवंती और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान में किसकी? बिहार की राजधानी, वो क्या है? पटना। तो ये पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र का स्वामी। क्वेश्चन बन गया यहां पर कि उज्जैन और अवंती मतलब उज्जैन अवंती और पाटलिपुत्र का स्वामी किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। उसके बाद क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी क्या किया था? उज्जैन के शकों को पराजित किया था। उज्जैन के शकों को पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया, जिसके कारण क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी के नाम से भी जाना जाता है। सकारी, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सकारी किसे कहा जाता है, तो सकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उज्जैन के शकों को पराजित किया था और इसके कारण इन्हें सकारी के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद जो चीजें सामने आती हैं उसमें यह कि चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो उज्जैन पर शासन किया था, तो चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। तो यहां पर क्वेश्चन में जाता है तो राजधानी उज्जैन हो गई। देखिए पहले ना राजनीति का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था मगध राजवंश के अंतर्गत आने वाला कौन सा? ये पाटलिपुत्र या पटना शहर वगैरह, ठीक है, मगध हो गया, राजगृह वगैरह हो गया, वो महाजनपद काल में चल रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो गुप्त काल आया तो उसमें जो राजनीति का प्रमुख केंद्र हो गया था वो कौन हो गया था? अवंतिका या फिर उज्जैनी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अवंती को बनाया था। उसके बाद फिर चीजें यहां पर और इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि भैया ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने क्या किया? सिक्के चलाए थे, या फिर इनके काल के जो सिक्के हैं, तो गुप्त काल के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल के सिक्के को काय कहा जाता था। गुप्त काल के सिक्के को काय, सिक्का क्या कहलाता था? काय। काय कहां से प्राप्त हुआ है? ये विदिशा से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है यहां पर कि सिक्के, इसके पहले हमने देखा था जो कांच के सिक्के देखे थे हम लोगों ने, और उसके बाद सोने के सिक्के देखे थे, और जो सबसे शुद्ध मुद्राएं हैं वो अधिकतर किस राजवंश ने चलाई थी? वो गुप्त राजवंश ने चलाई थी। और इन्हें के समय काल में जो सिक्का उपयोग में लाया जाता था उस सिक्के को कहा जाता है काय। और ये जो काय सिक्का है ना, एक काय सिक्के की प्राप्ति हुई है, वो काय सिक्का प्राप्त हुआ है विदिशा से, विदिशा। और उसके साथ ही कुछ और मुद्राएं, ठीक है, 24 स्वर्ण मुद्राएं, 24 स्वर्ण मुद्राएं किससे संबंधित? 24 स्वर्ण मुद्राएं हैं गुप्त काल से संबंधित। और इन 24 मुद्राओं की जो प्राप्ति हुई है ये हुई है साकोर से। कहां से? साकोर। साकोर ये आपके दमोह में, साकोर दमोह। तो 24 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई साकोर दमोह से।
अब उसके बाद कालांतर में समय व्यतीत होता गया और मध्य प्रदेश में गुप्त वंश से एक अच्छी नींव रखे हुए आगे बढ़ा। लेकिन उसके साथ में ही एक और राजा हुए इनके बाद, उनका नाम था कुमारगुप्त। और कहा जाता है कि गुप्त काल के अंतर्गत पश्चिम मालवा को सबसे जीतने वाला सब, ठीक है सर, पश्चिम मालवा को किसने जीता था? तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि कुमारगुप्त ने किसको जीता था? पश्चिम मालवा को। पश्चिम मालवा समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। ये पश्चिम मालवा क्षेत्र जो उज्जैन, देवास, इंदौर वाला जो क्षेत्र पड़ता है और इसके साथ में मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है, अलीराजपुर वाला एरिया, ये किसके अंतर्गत आता है? पश्चिम मालवा के अंतर्गत। तो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुमारगुप्त ने पश्चिम मालवा को विजित किया था। और इन्हीं कुमारगुप्त के शासन काल में किसके आक्रमण हुए थे? हुणों के आक्रमण। तो यही पे ध्यान रखना है, हुणों के आक्रमण किसके शासन काल में हुए? तो हुणों के आक्रमण हुए थे कुमारगुप्त के शासन काल में। लेकिन फिर क्या, हुणों को पराजित किसने किया था? तो हुणों को जो पराजित करने का जो काम हुआ था या किया था, वो किसने किया था? इन्हीं के वंशज, कुमारगुप्त के वंशज का नाम है स्कंदगुप्त। तो हुणों को पराजित करने का काम किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है। तो हुणों के आक्रमण सबसे पहले कुमारगुप्त के शासनकाल में हुए थे और हुणों को पराजित करने का जो काम है वो स्कंदगुप्त ने किया था। लेकिन उसके बाद एक और, जिन्हें हम कहा जाते हैं, क्या कहते हैं? भानुगुप्त। अब भानुगुप्त कौन है भैया? तो भानुगुप्त जिन्हें बुद्धगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भानुगुप्त का एक उपनाम बताइए, तो फिर क्या बोले जाएगा? बुद्धगुप्त या फिर जिन्हें कहा जाता है भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के शासनकाल में ही कहां से? एरण। और एरण का भी बताया था, स्मारक का निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। लेकिन एरण सागर में किसके साक्ष्य? तो एरण सागर में सती प्रथा के साक्ष्य किसके शासनकाल में मिलते हैं? तो वो भानुगुप्त के शासनकाल में मिलते हैं। अब चीजें हो रही क्लियर। यहां पर भानुगुप्त हो गया, एरण सागर से इनका संबंध है और इन्होंने सती प्रथा के साक्ष्य मिले। लेकिन उसके बाद फिर क्या? गुप्त काल के विभिन्न प्रकार के जो मंदिर है, ठीक है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो स्थल है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे यहाँ पे मतलब ध्यान रखना है, यहाँ पर गुप्त काल के स्थल, गुप्तकालीन स्थल या फिर मंदिर, सभी चीजें उसमें देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में जो पर्यटन के हिसाब से आप पढ़ेंगे ना कि पर्यटन वाला क्षेत्र कौन से हैं, तो हम लोग जब मध्य प्रदेश के भ्रमण में निकलेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन, ये यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ आपका पॉइंट में देखना, उसके सिलेबस में है, तो उसमें पूरा कवर कर दिया जाएगा कि ये कहां पर है, बृहदनी की गुफाएं कहां है, उसके बाद कालियादेव मंदिर कहां पर है, रिद्धि सिद्धि मंदिर कहां पर है, ये सब उज्जैन में है। लेकिन वो टॉपिक वहां पे चेंज हो जाता है क्योंकि वो आता है आपके पर्यटन के अंतर्गत। और ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो है वो सिर्फ ऐतिहासिक परिदृश्य के हिसाब से देख रहे हैं। तो गुप्तकालीन जो पहले जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले तो उनमें नाम आता है तिग्मवा विष्णु मंदिर। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि विष्णु मंदिर कहां है? वो तिग्मवा का। तो तिग्मवा विष्णु मंदिर कहां पर है? तिग्मवा विष्णु मंदिर है, तिग्मवा विष्णु मंदिर। तो तिग्मवा विष्णु मंदिर जबलपुर में है। लेकिन अब वर्तमान में अगर पूछता है कहां पर है, तो वर्तमान में आपको करना है कटनी। अब ये कटनी में आ रहा है। तो तिग्मवा विष्णु मंदिर जो पहले जो पड़ता था वो जबलपुर में आता था, लेकिन तिग्मवा विष्णु मंदिर है अब आता है कहां पर? ये आता है कटनी, क्योंकि जबलपुर के पास में कटनी किसका भाग है? जबलपुर संभाग का भाग है। उसके बाद आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो पार्वती मंदिर है नचना कुठार का। तो नचना कुठार पार्वती मंदिर किस जिले का भाग है? ये अजयगढ़ है। अजयगढ़ नाम सुना होगा, अजयगढ़ का किला भी पढ़ा होगा, अजयगढ़ का नाम भी सुना होगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। ये अजयगढ़ पन्ना किस जिले का भाग है? पन्ना का। तो नचना कुठार में कौन सा मंदिर है? पार्वती मंदिर है। तो तिग्मवा विष्णु मंदिर, पार्वती मंदिर, दोनों मंदिरों का निर्माण संबंध जो है वो गुप्त काल से है। और उसके बाद जो आता है वो तीसरा मंदिर है, नेक्स्ट है आपका शिव मंदिर। ठीक है, और शिव मंदिर देखिए अलग अलग है यहाँ पर।
शिव मंदिर अलग अलग है। एक है आपका भूमरा शिव मंदिर, भूमरा शिव मंदिर। ये है नागोद सतना, नागोद सतना, भूमरा शिव मंदिर। उसके बाद एक और है खोह शिव मंदिर, खोह शिव मंदिर। तो भूमरा शिव मंदिर पूछे तो वो नागदा सतना में है, और उसके बाद भी भूमरा शिव मंदिर, खो शिव मंदिर है, तो ये भी कहां पर आएगा आपका नागौद सतना में आएगा। तो ये जो प्रमुख मंदिर है ये गुप्त काल से संबंधित है और ये इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। और उसके बाद जो आता है सबसे फेमस मंदिर एक और, उसका नाम है पिपरिया। ठीक है, एक मंदिर कौन सा है, पिपरिया। और पिपरिया जो शिव मंदिर है ये भी क्या है, शिव मंदिर। तो पिपरिया शिव मंदिर ये है, पिपरिया शिव मंदिर ये है उचेहरा। और उचेहरा किस जिले का भाग है, तो उचेहरा है सतना जिले का भाग है। ठीक है, तो ये सतना के प्रमुख भाग हो गए हैं जिसमें हमने देखे। तो ये गुप्तकालीन मंदिर हो गए। तिग्मवा विष्णु मंदिर जबलपुर में है, नशना कुठार पार्वती मंदिर है वो अजयगढ़ पन्ना में है। ठीक है, भूमरा खो शिव मंदिर है वो आपके नागो सतना में, खो शिव मंदिर है वो भी आपके नागो सतना में है। और लास्ट में बचता है वो है आपका पिपरिया शिव मंदिर, ये उचेहरा सतना में है। तो देख लेते हैं फटाफट क्या है, उसके बाद भी कुछ बचे हैं पॉइंट। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम क्या है, श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच, घटोत्कच का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। और भारत के, या फिर हाँ भारत के भी बोल सकते हैं आप, कि सबसे गुप्त राजवंश के सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता है, समुद्रगुप्त को माना जाता है। और विसेंट स्मिथ एक विचारक इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। और इसके समुद्रगुप्त का जो संबंध है वो प्रयाग प्रशस्ति लेख से, प्रयाग प्रशस्ति लेख को इलाहाबाद लेख के नाम से भी जानते हैं। और इसमें इनकी विजयी गाथा का वर्णन किया गया है। अब समुद्रगुप्त ने शकों के सामंत को पराजित किया। शकों के सामंत का नाम है श्रीधरवर्मन। और श्रीधरवर्मन जो शासन कर रहे थे वो एरन सागर के आसपास कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसी विजय के उपलक्ष्य में एरन सागर में एक स्मारक, तो स्मारक का निर्माण अगर पूछता तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस काल से संबंधित है, तो बताना है कि उदयगिरी की गुफाएं गुप्त वंश से संबंधित है। और एक किस जिले का भाग है, विदिशा जिले का भाग है। और उसके बाद आता है समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही उज्जैन और अवंती के या फिर पाटलिपुत्र के स्वामी के नाम से विख्यात है। उज्जैन के शकों को पराजित किया था, जिसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी राजधानी जो थी वो अवंती थी। गुप्त काल के सिक्के को काई कहा जाता है। और ये काई सिक्का जो प्राप्त हुआ है वो विदिशा से प्राप्त हुआ है। और उसी प्रकार 24 स्वर्ण मुद्राएं पूछ लेता है कि गुप्त काल की कहां से प्राप्त हुई है, तो वो कहां से प्राप्त हुई है, साकोर। और साकोर कहां पर है, साकोर आता है दमोह जिले में। ठीक है, और उसके बाद आता है नेक्स्ट राजा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने किस मालवा को जीता, पश्चिमी मालवा क्षेत्र को जीता। ये मालवा क्षेत्र खासा हिस्सा है अवस्था में, ये राजस्थान तक भी जाता है, गुजरात तक भी जाता है और मध्य प्रदेश के भाग तक भी आता है। तो मालवा को भी वर्तमान के रूप ना देखें, इसको प्राचीन काल के हिसाब से देखना है। हुणों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, कुमारगुप्त के शासनकाल में हुए। लेकिन हुणों को पराजित किसने किया, तो स्कंदगुप्त ने किया। और उसके बाद आए बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त को कहा जाता है भानुगुप्त। भानुगुप्त ने क्या, भानुगुप्त के शासनकाल के एरन सागर से क्या मिलते हैं, यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। गुप्तकालीन मंदिर के स्थल में तिग्मवा विष्णु मंदिर है। ये कहां से प्राप्त हुआ है, तिग्मवा विष्णु मंदिर है ये जबलपुर वर्तमान कटनी से। नशना कुठार अजयगढ़ पन्ना से। भूमरा शिव मंदिर है नागोद सतना, खो शिव मंदिर है नागो सतना। और पिपरिया शिव मंदिर है उचेहरा सतना में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पर। गुप्त राजवंश पढ़ रहे हैं और इसके साथ में ही गुप्त राजवंश में अब शुरू होते हैं हमारे अभिलेख। अभिलेख के बारे में बहुत चीजें पढ़ चुके हैं, मौर्य काल से लेकर शुंग काल और सातवाहन वंश तक। लेकिन ये जो अभिलेख है ना, ये किस राजवंश संबंधित है, गुप्त राजवंश से। तो गुप्त राजवंश संबंधित अभिलेख अगर पूछता है तो उसमें जो पहला अभिलेख आता है वो आता है तुमेन अभिलेख। और पूछता है कि तुमेन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसके पहले भी हमने मौर्य काल में देखा था कि एक तुमेन स्तूप पढ़ा था। क्या पढ़ा था,
तुमेन स्तूप, तो तुमेन स्तूप कहां पर है? अशोकनगर में है, तो वो स्तूप भी वहां पर है। और तुमेन अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हो रहा है? तो वो कहां से? यहीं से, अशोकनगर से प्राप्त हुआ है। और इस तुमेन अभिलेख को ही अगर देखें तो इसका जो संबंध है तो गुप्त वंश के एक राजा का नाम है कुमार गुप्त से है। तो तुमेन अभिलेख प्राप्त हुआ अशोकनगर से और इसका संबंध है कुमारगुप्त से। इसके पहले भी मैंने बताया था कि कुमारगुप्त को क्या कहा जाता है, तुमेन में बताया गया है कि शरतकालीन सूर्य, तो शरतकालीन सूर्य कुमारगुप्त को कहा जाता है और इनका संबंध यहाँ पर तुमेन से है। दूसरा जो पॉइंट बनता है आपका वो है मंदसौर, और ये मंदसौर जो अभिलेख है, ठीक है, इसे हम दसपुर अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मंदसौर का जो पुराना नाम है वो दसपुर है, और दसपुर या मंदसौर सिवना नदी के तट पर है। और यहीं पर क्या है? सिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर है, मंदोदरी का मायका है और रावण का ससुराल है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ऐतिहासिक दृश्य है। लेकिन यहाँ पर मंदसौर जो दसपुर अभिलेख है 21 भाषा में प्राप्त हुआ है, संस्कृत भाषा में प्राप्त हुआ है। और इसी संस्कृत भाषा में जो ये मंदसौर अभिलेख है इसका संबंध दर्शाया गया है। इसका संबंध कुमारगुप्त, हाँ, कुमारगुप्त से, लेकिन कुमारगुप्त द्वितीय के साथ में मंदसौर दसपुर अभिलेख का संबंध दर्शाया गया है। और बताया गया है कि कुमारगुप्त ने क्या किया था? कुमारगुप्त ने यहीं पर मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का निर्माण। तो सूर्य मंदिर का निर्माण हो गया मंदसौर दसपुर में। उसके बाद तीसरी जो अगर बिंदु को देखें तो उदयगिरी की गुफाएं हमने पहले ही देख ली थी कि उदयगिरी की गुफाएं कहां पर हैं, तो वो कहां पे पड़ी थी? विदिशा में है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन वो हम ऐतिहासिक परिदृश्य में जब पर्यटन स्थल में जाएंगे तो वहां पर वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये आती है कि उदयगिरी जो है ये अभिलेख है, एक क्या है? अभिलेख। गुफा भी है लेकिन उदयगिरी क्या है? अभिलेख। तो इस उदयगिरी अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर उदयगिरी में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना की, कि पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो ये इसके बारे में जानकारी मिलती है उदयगिरी अभिलेख से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने पहले इसके पढ़ चुके हैं, एक बाघ की गुफाएं पढ़ी थी कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? तो बाघ की गुफा हमने पढ़ी थी धार जिले में है, और कौन सी नदी के तट पर है? तो वो बाघी नदी के तट पर हमने पढ़ी थी। और इसके साथ में ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता 1818 के आसपास डेंजर फील्ड या डेंगर फील्ड, जो भी ऑप्शन में आए लगाना है, डेंगर फील्ड थे। ये यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ये बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? बाघ की गुफाएं धार जिले में है, बाघी नदी के तट पर है, और इसके खोज करता है डेंगर फील्ड। और डेंगर फील्ड ने 1818 में इसकी खोज की थी। लेकिन इन गुफाओं की तुलना किससे की जाती है? क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि बाघ की गुफाओं की तुलना, तो तुलना की जाती है बाघ की गुफाओं की तुलना एलोरा गुफा। अब एलोरा गुफा, यह एलोरा गुफा कहां पर है? तो एलोरा गुफा आपकी फेमस गुफा है, वो महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो बाघ की गुफाओं की जो समानता या तुलना की जाती है वो एलोरा गुफा महाराष्ट्र के साथ में की जाती है। तो ये प्रमुख अभिलेख हो गए हमारे। तो देख लें शॉर्ट में हम इसे कि तुमेन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो ये अशोकनगर से प्राप्त हुआ है, और इसका जो संबंध है वो कुमारगुप्त से दर्शाया गया है। मंदसौर जो दसपुर अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और इसका संबंध कुमारगुप्त द्वितीय के साथ में है। और यहीं पर किसका निर्माण करवाया? कुमारगुप्त द्वितीय ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। उसके बाद उदयगिरी अभिलेख है, और उदयगिरी अभिलेख के अंतर्गत ही पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना की जानकारी हमें इस लेख के द्वारा मिलती है। बाघ की गुफाएं बाघी नदी के तट पर धार में है, और 1818 में इसकी खोज की डेंजर फील्ड ने, और इसकी तुलना एलोरा गुफा महाराष्ट्र से की जाती है। अब उसके बाद जो बिंदु आता है नेक्स्ट हमारा, गुप्त वंश के बाद एक छोटा राजवंश है, ओलिकर राजवंश। क्या नाम है? ओलिकर राजवंश। तो गुप्त काल के प्रमुख अभिलेख हो गए। अब इसी के बाद एक छोटा राजवंश भी मध्य प्रदेश में हुआ था, और वो था ओलिकर राजवंश या ओलिकर वंश। ओलिकर वंश। तो अगर पूछता है कि ओलिकर वंश के संस्थापक कौन है, तो ओलिकर वंश के जो संस्थापक हैं वो माना जाता है नरवर्मन को।
ओलिकर वंश के संस्थापक नरवर्मन कौन थे? नरवर्मन थे। और इन ओलिकर वंश के संस्थापकों ने अपनी जो राजधानी है वो राजधानी बनाई थी किसको? ये अभी हमने पढ़ा, दसपुर किसका पुराना नाम है? मंदसौर का। तो इनकी राजधानी थी मंदसौर। मंदसौर मतलब सीधा सा यहाँ पे आप पहले दसपुर का ध्यान रखना कि दसपुर ऑप्शन में आता है, ठीक है, प्राचीन नाम। तो ओलिकर राजवंश के राजाओं की राजधानी दसपुर थी, जिसे हम वर्तमान में मंदसौर के नाम से जानते हैं। अब ओलिकर वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ओलिकर वंश का प्रतापी शासक बताइए, तो ओलिकर राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा यशोधर्मन। मैं यशोवर्मन का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यशोधर्मन, ठीक है, ध मतलब धनुष वाला, यशोधर्मन। तो यशोधर्मन सबसे प्रतापी शासक हुए किसके? ये ओलिकर राजवंश के। तो प्रतापी शासक यशोधर्मन ने क्या किया? यशोधर्मन ने सॉरी ना, यशोधर्मन याद रखना, यशोधर्मन ने हुण शासक और हुण शासक का नाम है मिहिरकुल को पराजित किया। मिहिरकुल को पराजित किया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हुण शासक कौन है, तो यहां पे भी बता देना है कि हुण शासक कोई और नहीं मिहिरकुल है। और मिहिरकुल जो हुण शासक है, इसको परास्त करने का काम ओलिकर वंश के सबसे प्रतापी शासक यशोधर्मन के द्वारा किया गया है। और इनकी जो राजधानी है वो दसपुर मंदसौर है। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है यहाँ पर नरवर्मन, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है आपका कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश के बारे में बताइए। कलचुरी राजवंश, तो ये कलचुरी राजवंश जब नाम आता है तो सीधे सीधे सब जाते हैं कहां पर? तेवर या त्रिपुरी जिसे हम जबलपुर के नाम से जानते हैं कि कलचुरी वंश के राजाओं ने कहां पर अपना राज शासन किया, तो वहां पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। लेकिन कलचुरी राजाओं ने त्रिपुरी में राज शासन करने से पहले एक अन्य क्षेत्र जहां है महेश्वर, वहां पर भी क्या किया था? अपना राज शासन स्थापित किया था और राज शासन वहां पर किया था। तो अगर पूछता है कि कलचुरी राजवंश की कितनी शाखाएं थी, तो यहां पर ध्यान रखना है कि कलचुरी राजवंश की 2 शाखाएं हैं, ठीक है, 2 शाखाएं थी, जिसमें पहली जो शाखा है वो है आपकी माहिष्मती कलचुरी शाखा, माहिष्मती, और दूसरा है त्रिपुरी। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है कि कलचुरी शाखा और महेश्वती शाखा। तो सबसे पुरानी जो शाखा है वो माहिष्मती शाखा है। और माहिष्मती जो शाखा है ना, इसके जो संस्थापक है वो माना जाता है किसको? कृष्णराज को। कृष्णराज। माहिष्मती की जो कलचुरी शाखा है उसके संस्थापक कौन है? कृष्णराज। कृष्णराज ने प्राचीन काल में महेश्वर के ऊपर या माहिष्मती के ऊपर शासन किया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इनका जो क्षेत्र विस्तार था, अभी जो वर्तमान में देखें तो ये आपका है ना माहिष्मती, ये निमाड़ के अंतर्गत आता है वर्तमान में। लेकिन कृष्णराज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, पर माहेश्वरी शाखा संस्थापक कृष्णराज। अब कृष्णराज है, कृष्णराज की जो शाखा है माहिष्मती, इसका जो क्षेत्र उस समय हुआ करता था वो मालवा, ठीक है, मालवा। और मालवा के साथ में ही आपका कौन सा? के महेश्वर वाला क्षेत्र, मतलब निमाड़ वाला जो क्षेत्र है, इसके ऊपर इनका राज शासन हुआ करता था। किसका? कृष्णराज का। अब ये जो कलचुरी शाखा है ना, इसमें जो ज्यादा जो शासक हैं वो हुए नहीं है। सिर्फ 3 राजा ऐसे हैं जिनका कलचुरी राजवंश में वर्णन मिलता है। पहले है कृष्णराज, और दूसरे का नाम है शंकरगढ़, और तीसरे को कहा जाता है बुद्धराज। क्या कहा जाता है? बुद्धराज। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि महेश्वरी शाखा है, इसके जो राजा हुए हैं, इसके राजा, तो इसके जो राजा है, पहले कृष्णराज हो गए, दूसरे शंकरगढ़। ये गढ़ है ना, समझना, यहां पर गढ़ राजा का ही नाम है, शंकरगढ़। और तीसरा है, उनका नाम है बुद्धराज। अब यह हुआ कि जब बुद्धराज शासन कर रहे थे उस समय, बुद्धराज के समय, तो बुद्धराज पर क्या हुआ? बुद्धराज पर चालुक्यों के प्रतापी शासक, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय और
पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश मतलब गुजरात के अंतर्गत शासन करने वाले एक प्रतापी राजा हुए थे और वो चालुक्य वंश के थे। तो बुद्धराज पर चालुक्य नरेश कौन? ये पुलकेशिन द्वितीय। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के प्रतापी शासक है? तो चालुक्य वंश के प्रतापी शासक है पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है क्या? मंगलेश। क्या नाम है? मंगलेश। तो बुद्धराज पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के सेनापति का नाम अभी बताया, मंगलेश ने आक्रमण किया और आक्रमण कर पराजित भी कर दिया। तो अब चीजें आ रही समझ में यहां पर कि माहिष्मती शाखा है, उसके संस्थापक कृष्णराज है, जिनका जो राज शासन है वो मालवा और महेश्वर में हुआ करता था। और इसमें सिर्फ 3 शासक मिलते हैं, जिसमें शंकरगढ़ और बुद्धराज थे। और बुद्धराज पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के सेनापति मंगलेश ने आक्रमण किया और बुद्धराज को क्या कर दिया? पराजित। और कहा भी जाता है कि बुद्धराज उस युद्ध में मारे गए, लेकिन इनके जो वंशज थे, मतलब आने वाली जो संतानें थी, उन्होंने क्या किया? एक क्षेत्र विशेष से आगे बढ़े और आगे की ओर कूच किया। जैसे यहां पर देखिए आप लोग, ये जो शाखाएं देख रही हैं आप लोग, ये जो शाखा है ये है महेश्वर, जिसे हम माहिष्मती के नाम से जानते हैं। तो ये जो कलचुरी शाखा है ना, ये मालवा और मालवा से लेके ये आपका निमाड़ वाला क्षेत्र है पूरा महेश्वर। तो ये महेश्वर त्रिपुरी शाखा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? बुद्धराज को चालुक्य के सामंत मंगलेश ने, सेनापति ने पराजित कर दिया। अब उसके जो भी वंशज थे वो आगे की ओर बढ़े और आगे की ओर बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया? यहां से प्रस्थान करके कहां पर पहुंच गए? त्रिपुरी शाखा। किस शाखा में? त्रिपुरी। और त्रिपुरी शाखा में पहुंचने के बाद ही उन्होंने एक और वंश वापस पुनः शुरू कर दिया, कलचुरी राजवंश। तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये कलचुरी की जो त्रिपुरी शाखा है, इसके जो मुख्य रूप से जो संस्थापक माने जाएंगे, ठीक है, कलचुरी राजवंश की जो त्रिपुरी शाखा है, इसके जो संस्थापक है वो माने जाएंगे कोकल्ल प्रथम। याद क्लियर है? एक बार और बता रहा हूं कि कलचुरी राजवंश की 2 शाखाएं, एक महेश्वर माहिष्मती है, दूसरा त्रिपुरी शाखा है। पहली मैंने बता चुका हूं कि कलचुरी राजवंश की जो महेश्मती शाखा है उसके संस्थापक कृष्णराज है। कृष्णराज के सिर्फ 3 या उनके समयकाल के 3 राजा हुए थे, जिनमें शंकरगढ़ और बुद्धराज थे। और बुद्धराज के समयकाल में चालुक्य के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय के सेनापति मंगलेश का आक्रमण हुआ और मंगलेश ने बुद्ध को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद उनके जो वंशज हैं वो त्रिपुरी की ओर कूच करने लगे। तो यहां पर अब शाखा आ गई है त्रिपुरी में। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं कि कलचुरी राजवंश के संस्थापक कोकल्य प्रथम की क्या महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर मिलती है। अब कोकल्य प्रथम तो भले ही ठीक है, हो गया यहां पर संस्थापक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि युवराज देव प्रथम एक कलचुरी राजा हुए थे। कौन? युवराज देव प्रथम। यहाँ पे ध्यान रखना है ना, ये लाइन डैश वगैरह बना दी है, थोड़ा ध्यान रखना। ये यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, त्रिपुरी शाखा। ये कौन सी शाखा है? त्रिपुरी शाखा। तो त्रिपुरी शाखा कलचुरी के अंतर्गत एक राजा हुए थे युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम ये क्या है? साहित्य के आश्रयदाता, मतलब कला, संगीत या कोई सा भी क्षेत्र हुआ जो साहित्य से संबंधित है, उसका ये संरक्षण करने वाले थे। तो युवराज देव जो साहित्य के बिल्कुल आश्रयदाता थे, इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। तो युवराज देव प्रथम के दरबारी कवि का नाम है राजशेखर। क्या नाम है? राजशेखर। याद रखना है कि दरबारी कवि राजशेखर है और राजशेखर के द्वारा जो रचनाएं की गई है उसमें सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है
कर्पूर मंजरी, या क्वेश्चन बनेगा कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो वो राजशेखर की है कर्पूर मंजरी। उसके बाद काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। उसके बाद है बाल भारत, बाल भारत। और उसके बाद ये बाल रामायण, बाल रामायण, बाल रामायण, यहाँ पे देख लीजिए बाल रामायण। तो ये जो प्रमुख रचनाएं हैं, कर्पूर मंजरी हो गई, काव्य मीमांसा हो गई, ये बाल भारत हो गई और बाल रामायण, ये तो प्रमुख रचना है। लेकिन ये जो दरबारी कवि राजशेखर है, इनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में सुनिए अब कि इन्होंने क्या कहा। एक रचना लिखी, कौन सी, प्रसिद्ध। देखिए रचनाएं कहीं से भी हो, कहीं से भी पूछेगा, पर पूछ लिया कर्पूर मंजरी किसकी रचना है तो फिर तोते उड़ जाएंगे वहां पे, ठीक है। काव्य मीमांसा किसकी है तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इनकी सबसे जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है विदसाल भंजिका, विदसाल भंजिका। क्या नाम है, प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी विदसाल भंजिका, विदसाल भंजिका। विदसाल भंजिका राजशेखर की पुस्तक है और इस पुस्तक में, विदसाल भंजिका में, यहां पर जो ये राजा है युवराज देव प्रथम, युवराज देव प्रथम को क्या कहा गया है, उज्जैनी भुजंग। क्या बताया गया है, उज्जैनी भुजंग या उज्जैनी भुंज, जो भी आपसे पूछे, जैसा भी ऑप्शन में आए वैसे। उज्जैनी भुजंग अगर पूछता है तो कौन है, युवराज देव प्रथम है। और ये किसने बताया है, ये यहां पर इनके दरबारी कवि ने बताया है। दरबारी कवि का नाम क्या है, राजशेखर है। यहां तक हुआ। अब उसके बाद जो युवराज देव प्रथम थे, इनके ही समय काल में क्या हुआ था, इनके समय काल में भेड़ा घाट पर, ठीक है, कौन सा, भेड़ा घाट, संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है, भेड़ा घाट को कहा जाता है। तो युवराज देव प्रथम के शासनकाल में भेड़ा घाट, भेड़ा घाट कहाँ पर है, जबलपुर में है। और जबलपुर में जो भेड़ा घाट है वो नर्मदा के तट पर है। लेकिन यहाँ पर एक मंदिर है जिसे कहा जाता है, कौन सा, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। और 64 योगिनी मंदिर को ही कहा जाता है गोलकी मंदिर, गोलकी मंदिर। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा बता देना कि गोलकी मंदिर ही 64 योगिनी मंदिर है। और 64 योगिनी गोलकी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम के द्वारा कलचुरी शाखा, त्रिपुरी की शाखा के अंतर्गत करवाया गया है। अब 64 योगिनी में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी जगह क्या है, 64 योगिनी मंदिर है। खजुराहो में जाएंगे, मुरैना में जाएंगे, ग्वालियर में जाएंगे, जबलपुर में जाएंगे। लेकिन ये स्पेशली बता रहा है कि भेड़ा घाट के 64 योगिनी मंदिर को गोलकी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण राजदेव, ठीक है, युवराज देव के प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यहां तक क्लियर है। देख लो आप लोग फटाफट इसमें क्या चीजें आती हैं। तो पहले होलिकर वंश बताया था, तो होलिकर वंश के संस्थापक नरवर्मन ने अपनी राजधानी दसपुर मंदसौर को बनाया था। और सबसे जो प्रतापी शासक थे वो यशोधर्मन, क्योंकि अभी एक यशोवर्मन आएंगे, वो चंदेल वंश में बनेंगे, प्रतापी शासक उसमें भी आएंगे। वो यशोवर्मन है वो चंदेल वंश के, और यशोधर्मन है ये होलिकर राजवंश के। और इन्हीं यशोधर्मन ने हुण शासक मिहिर कुल को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद कलचुरी शाखा, दो शाखाएं चलती है, महेशमती शाखा और त्रिपुरी शाखा। महेशमती शाखा का संस्थापक कृष्णराज है। और क्षेत्र जो मालवा महेश्वर हुआ करता था, कृष्णराज के अतिरिक्त राजा हुए शंकरगढ़ और बुद्धराज। बुद्धराज के समय काल में चालुक्य के प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय के सेनापति मंगलेश ने आक्रमण किया और बुद्धराज पराजित हुए। और बाद में बचे हुए उनके वंशज है वो वहां से कूच करने लगे, और कूच करने के बाद त्रिपुरी शाखा के पास आए, और यहीं पर कोकल्य प्रथम ने त्रिपुरी शाखा की नींव रखी। तो कोकल्य प्रथम, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरी शाखा का संस्थापक कौन है, तो वहां पर कोकल्य प्रथम बताना है। महेशमती का आता है तो कृष्णराज बताना है। और इन्हीं के अंतर्गत त्रिपुरी शाखा में युवराज देव प्रथम एक साहित्य के आश्रयदाता हुए, उनके दरबारी कवि राजशेखर। राजशेखर किसके दरबारी कवि है, युवराज देव प्रथम के। पहली रचना कौन सी है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत और बाल रामायण। लेकिन राजशेखर की एक पुस्तक का नाम है विदसाल भंजिका। विदसाल भंजिका में युवराज देव प्रथम को क्या कहा गया है, उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना गया है। और इन्हीं युवराज देव प्रथम ने भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के तट पर 64 योगिनी मंदिर या गोलकी मंदिर का निर्माण करवाया है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। कलचुरी राजवंश की त्रिपुरी शाखा में हम युवराज देव प्रथम पढ़ रहे हैं, जिसमें राजशेखर के द्वारा उन्हें उज्जैनी भुजंग के नाम से तो बोल दिया गया, लेकिन युवराज देव प्रथम जो है उनकी पत्नी, युवराज देव प्रथम की पत्नी का नाम पूछेंगे तो पत्नी का नाम क्या बताएंगे? तो पत्नी का नाम है नोहला देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्हीं नोहला ने क्या मंदिर बनवाया? नोहलेश्वर मंदिर। अब क्वेश्चन जैसा है वैसा बताना है कि युवराज देव प्रथम की पत्नी कौन है? नोहला के द्वारा कौन सा नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया? नोहलेश्वर मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया? तो कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो नोहलेश्वर मंदिर है ये वर्तमान में दमोह जिले में है। कहां पर है? दमोह जिले में है। ठीक है, ये कलचुरी, यहां पे ध्यान रखना आप लोग, कलचुरी त्रिपुरी शाखा। ठीक है, फिर समय व्यतीत होने के साथ में युवराज देव प्रथम जाते हैं, उनके बाद एक और राजा आते हैं, उनका नाम है गांगेय देव। तो कलचुरी राजवंश के अंतर्गत राजा हुए गांगेय देव। तो ये जो गांगेय देव है ना, इन्हें चंदेल अभिलेख में गांगेय देव के बारे में जो जानकारी मिलती है वो चंदेल अभिलेख से मिलती है। और इस चंदेल अभिलेख में इन्हीं गांगेय देव को विश्वजीत के नाम से बताया गया है कि विश्वजीत कौन है? तो गांगेय देव को क्या बताया गया है? विश्वजीत बताया गया है। लेकिन ये जो विश्वजीत है इनको परास्त कर दिया था, गांगेय देव को परास्त किया। किसने परास्त किया? तो ये यहां पर परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन? राजा भोज। तो परमार वंश के राजा भोज ने यहां पर गांगेय देव, जिन्हें विश्वजीत कहा गया है, उन्हें परास्त कर दिया। अब फिर एक और प्रतापी शासक का है। ये तो विश्वजीत की संज्ञा दे दी, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कलचुरी वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा किसे माना जाए? तो सबसे प्रतापी राजा माना जाएगा तो वो हैं आपके कौन? यहां पर सबसे प्रतापी शासक कर्णदेव। कौन से? कर्णदेव। तो ये प्रतापी शासक हो गए कर्णदेव। और कर्णदेव को हम क्या बोलेंगे? कर्णदेव को बोला जाएगा यहां से हिंद का नेपोलियन। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कर्णदेव को कहा जाता है। इसके पहले भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, हिंद का नेपोलियन कर्णदेव को कहा जाएगा। जब मराठाओं में जाएंगे तो मराठा राजवंश में पढ़ेंगे कौन? मल्हारराव होलकर को मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन कौन? ये पहले बता चुका हूं कि फ्रांस का एक सेनापति, वो नेपोलियन था, उसी के नाम पर यहाँ पर सब संज्ञाएं दी गई है। और इतिहास में जब बढ़ते जाएंगे तो वो नेपोलियन पैदा होंगे और उन्हें हम देखेंगे। अब ये हिंद का नेपोलियन हो गया, लेकिन इन्हीं प्रतापी शासक कौन? कर्णदेव के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। वो है कर्णावती मंदिर। और पूछ ले कि कर्णावती मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो यही कर्णदेव के द्वारा करवाया गया था। और कर्णावती मंदिर कहां पर है, तो फिर कहां बताना है? जहां पर इनका राज शासन हुआ करता था, जिस शाखा में ये शासन करते थे, तो जबलपुर। तो जबलपुर में ही कर्णावती मंदिर है। कर्णावती का ध्यान रखना। फिर क्या? धीरे धीरे राज शासन समाप्त हुआ और फिर आता है कलचुरी राजवंश के अंतर्गत अंतिम पड़ाव में क्वेश्चन बनेगा कि कलचुरी राजवंश का अंतिम शासक कौन है, तो विजय सिंह है। कौन? विजय सिंह। कलचुरी राजवंश के अंतिम शासक का नाम है विजय सिंह। ठीक है, यह हो गया काम खत्म। किसका? कलचुरी राजवंश का। युवराज देव प्रथम की पत्नी का नाम नोहला देवी के द्वारा नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया गया? दमोह में करवाया गया। खत्म।
गांगेयदेव है, चंदेल अभिलेख में इन्हें विश्वजीत की संज्ञा दी गई है, लेकिन विश्वजीत गांगेयदेव को परास्त करने वाले मध्य प्रदेश के परमा राजा भोज हुए, इन्होंने इसको परास्त कर दिया। सबसे प्रतापी शासक जो त्रिपुरी शाखा में वो कर्णदेव है, और कर्णदेव को हिंद का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं कर्णदेव के द्वारा कर्णावती मंदिर का निर्माण जबलपुर में करवाया गया है। और त्रिपुरी शाखा का जो अंतिम शासक है वो अंतिम शासक है कौन? विजय सिंह यहाँ पर, ठीक है। विजय सिंह में यहाँ जा कहाँ गया, यह कहाँ गया है ना, ये विजय सिंह है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो विजय सिंह अंतिम शासक है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ टेस्ट सीरीज देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, उसको खोलें और लोगों को भी बताएं ताकि वो अच्छे से अच्छे अपनी MPPSC की तैयारी कर सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।